Hello everyone. Today in this video we are going to discuss our remaining section of free consent from 18 to 22. In the last video we have discussed from section 13 to 17. 13 talks about the definition of consent, 14 talks about the free consent, 15 coercion, 16 undue influence, and the 17 that we discussed was related to fraud. So today we will discuss from 18 onwards. 18 is about misrepresentation, 19 talks about the voidable agreement, and 20 about the void due to certain mistake, 21 effect due to mistake of law, and 22 mistake of fact by one party. Okay, so let us discuss one by one. तो जो पहला है हमारा आज का सेक्शन दैट इज 18 मिसरिप्रेजेंटेशन दैट डिफाइन लाइक मीन्स एंड इंक्लूड. मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड, इस फ्रेज का मतलब ये है कि दिस लिस्ट यू कैन से दीज 3 क्लोजेज 1 2 3 दीज 3 क्लोजेज आर नॉट एग्जॉस्टिव. मतलब इसके अंदर और भी प्रोविजंस ऐड हो सकते हैं जो जुडिशरी है दैट कैन डू द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. ऑलराइट, इसका मतलब ये है. तो जो पहला जो क्लोज है वो ये बोलता है द पॉजिटिव असर्शन इन ए मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन मेकिंग इट of that which is not true though he believes it to be true. इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव असर्शन किसी ने किया है, भाई किसी बंदे ने कोई पॉजिटिव असर्शन किया किसी फैक्ट को लेकर, किसी इन्फॉर्मेशन को लेके, और जो इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है, असर्ट कर रहा है, वो ये बिलीव करता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो कन्वे कर रहा है दैट इज़ ट्रू, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन की ट्रूथनेस के लिए उसके पास कोई वारंटी नहीं है. वो जस्ट हवा में बातें कर रहा है. उसको ये ऐसा लगता है, बस से हम इसको सिंपली भाषा में ये बोल सकते हैं कि सुनी सुनाई बात पे विश्वास करके उसने कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी, लेकिन उसको ये ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सच है, लेकिन उस सच्चाई को का कोई बैकग्राउंड नहीं है. देयर इज़ नो सच वारंटी. ठीक है, विदाउट वारंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दैट इन्फॉर्मेशन विच ही इज़ कन्वेइंग दैट इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, लेकिन उसको लगता है कि वो सच है, कोई इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है वो सच है, लेकिन वो सच नहीं है. इसको आप एग्जाम्पल से समझो एक बार कि एक बंदे की कार है, इसको बुक को कार से रिप्लेस कर लो आप, कंसिडर इट ए कार. ठीक है, कि वाई इज़ द ओनर ऑफ दिस कार, लेकिन एक्स आपको ये बताता है कि ये कार जेड की है. तो आप क्या बिलीव करोगे कि ये कार सच में जेड की है, लेकिन आपने कोई इसकी आरसी नहीं देखी, जो कार की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है आरसी, आपने ये नहीं देखा कि ये सच में कार जेड की ही है या नहीं है. आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो इस बात को बिलीव कराए, आपको कोई वारंटी देती हो कि सच में ये जेड की है. आपने क्या बिलीव कर लिया कि ये जेड की है, लेकिन हकीकत में किसकी थी, ये वाई की कार थी. तो यदि कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे, ये जेड की ही कार है. ठीक है, लेकिन हकीकत में किसकी है, ये वाई की कार है. तो हो गया नहीं इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट ट्रू, मतलब सच में ये जेड की नहीं है, लेकिन आपने बिलीव कर लिया कि जो इन्फॉर्मेशन आपको एक्स ने दी है वो इन्फॉर्मेशन कैसी है, ट्रू है. आपने ऐसा बिलीव किया, लेकिन आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी उसकी आपको कोई वारंटी नहीं है, आपने कोई आरसी चेक नहीं करी, कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया उसका. ठीक है, इसका मतलब ये है. यदि ऐसा होता है तो आपका जो कंसेंट है वो आपकी फ्री नहीं मानी जाएंगी ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन, कि आपने कोई फैक्ट चेक नहीं किया. नेक्स्ट, विदाउट इंटेंट टू डिसीव. अब इसको एक बार सेक्शन में पढ़ते हैं ऑफिशियल. क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 18 सेज लाइक एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, जिसमें इंटेंट नहीं हो डिसीव करने का, गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट और एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम बाय मिसलीडिंग एनदर टू हिज प्रिजुडाइस और टू द प्रिजुडाइस ऑफ एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम. देखो इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, तो जो सामने वाली जो पार्टी है उस पार्टी ने जो चीज़, जिस सामान का जो हम ले रहे हैं उसके अलावा भी उसने कुछ चीज़ ऐड कर दी है. एग्जांपल देखते हैं एक बार कि एक आदमी ए, एक आदमी बी. इस ए ने बी को क्या बोलते हैं, अपना लैपटॉप बेचा या कंप्यूटर लगा लो, इसने उसको कंप्यूटर दे रहा है ये, लेकिन बी शाना बनता है. तो बी ने क्या किया, इस कंप्यूटर के साथ साथ इसने एक क्लोज और ऐड कर दी, कंप्यूटर टेबल. ठीक है, सीटी, इसने कंप्यूटर टेबल भी ऐड कर दी, लेकिन इस बी ने इसे साइन करवा लिया कि हाँ ठीक है मैं तेरी कंप्यूटर प्लस तेरा कंप्यूटर टेबल दोनों चीज़ ले रहा हूँ. लेकिन ए ने क्या, किस चीज़ को समझा था कि भाई जो ये एग्रीमेंट बन रहा है हमारा, ये सिर्फ कंप्यूटर का बन रहा है, कंप्यूटर टेबल का नहीं बन रहा. तो इस जो ये बी था, जो शाना बनता था, इसने टेबल भी इंक्लूड करा ली.
ठीक है ना। तो उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई डिसीव नहीं किया कंप्यूटर के वे में, लेकिन उसने कुछ गेन कर लिया, ठीक है। इस जो कंप्यूटर का जो हमारा जो ट्रांजेक्शन था उसके अलावा उसने कुछ बेनिफिट गेन किया है, ठीक है, बाय डूइंग सम मिसलीडिंग फैक्ट यू कैन से। इसलिए हम इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव डिसीविंग। आपने कंस्ट्रक्टिवली डिसीव किया है आपको उसने, ठीक है। वैसे एक लाइट एग्जांपल ये बन सकता है कि जैसे मोदी गवर्नमेंट के ऊपर ये ब्लेम लगता है कि वो मनी बिल के अंदर बहुत सारे बिल लगा के उसको पास करा देती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में मनी बिल मतलब ही नहीं है कि कोई पंगा फंसाएगा, ठीक है। मनी बिल से रिलेटेड राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है, तो इसलिए वो बहुत सारे प्रोविजंस मनी बिल में डाल के और लोकसभा से पास करवा के उनको लॉ बना देती है, ठीक है। तो ये मोदी गवर्नमेंट के ऊपर वो लगता है, यू कैन से, समझ गए आप, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनोसेंटली मेकिंग मिस्टेक किस चीज़ की? सब्सटेंस ऑफ थिंग। जैसे कि अब यहाँ पे दो बंदे हैं, एक ए है एक बी है। ए का दोस्त है सी और कार है ए की। अब ए ने अपनी कार अपने फ्रेंड सी को दे दी, सी गया हुआ कहीं घूमने। मीनवाइल ए ने ये कार का सौदा कर लिया बी के साथ कि भाई मैं अपनी कार तेरे को दे दूंगा, मतलब बेच दूंगा, ठीक है, नोट दे दूंगा। इसने दी तो उसको अपने फ्रेंड को घूमने के लिए, लेकिन ये बेचने की बात कर रहा है। तो ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार तेरे को बेच दूंगा, ठीक है। और लेकिन उसकी कार को कौन लेके गया हुआ? अभी सी लेके गया हुआ कहीं घूमने। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रहे हैं उस दौरान इस कार का एक्सीडेंट हो जाता है या कार चोरी हो जाती है, जहाँ पे भी इसका दोस्त ने पार्क की थी वहाँ से चोरी होगी। तो उस केस में इसको तो नहीं पता नहीं ना कि सच में मेरी कार में कोई एक्सीडेंट है, कोई कमी है, या मेरी कार ही चोरी होगी। तो इनोसेंटली यदि कोई मिस्टेक होती है तो वो भी हमारी एक मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगी और हमारा वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 19 इट टॉक्स अबाउट वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट, यू कैन से, विदाउट फ्री कंसेंट। तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें देखो, इसके अंदर दो पैराज हैं, हम एक बार ऑफिशियल देखते हैं इसका क्लोज। व्हेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोर्शन, फ्रॉड, कोर्शन कौन से सेक्शन में है? 15 में, फ्रॉड 16 में, और मिस रिप्रेजेंटेशन 18 में। 17 में क्या था? 17 में था हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, सॉरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 में था, फ्रॉड 17 में था। तो देखो तब ये आगे क्या बोलता है? द एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड, ठीक है। अब हम इसको, देयर इज नो नीड टू लर्न इट फ्रॉम दिस, खाली इस 2 पॉइंटों से आप समझ जाओगे। देखो ये बोलता है यदि जो भी दो बंदे हैं, एक बंदा ए एक बंदा बी, यदि बी की जो कंसेंट है वो कोर्शन से ली गई है या फ्रॉड से ली गई है या मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई है, उस केस में ये कैसा होगा? ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, सामने वाले की विल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहना है या नहीं रहना। यदि सामने वाला चाहता है कि मेरी कंसेंट बाय कोर्शन ली गई है, बाय फ्रॉड ली गई है, बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ली गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है। ऐसा लिखा गया है पैरा नंबर 1 में। पैरा 2 ये बोलता है यदि उसको लगता है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये मेरी कोर्शन और फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है, इफ़ ही स्टिल वांट्स टू कीप द कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज़, यदि उसको उसके अंदर बने रहना है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ ही थिंक्स देन ही कैन कीप द एग्रीमेंट एज इट इज़, ठीक है। अब एक्सेप्शन नंबर 1 देखो। एक्सेप्शन 1 ये बोलता है यदि ऑर्डिनरी डिलीजेंस के अंदर, यदि ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के अंदर, यदि आपको ऐसा लगता है ये के अंदर, नोट ऐसा लगता है, यदि ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि 2 बंदे हैं, एक बंदा ए एक बंदा बी, अब आपको पता है कि ये बी है जो फ्रॉड करता है और इसकी फ्रॉडनेस को जांचने के लिए इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, और जो ये एग्रीमेंट, जो उसकी फ्रॉडनेस का खुलासा करने के लिए जो एग्रीमेंट किया है, ये प्रोसेस वो बाकी ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में भी चेक कर सकता था। जैसे कोई प्रॉपर्टीज़ के नाम है या नहीं है, आप जाओ अपने लैंड रिकॉर्ड पे जाओ, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, यू कैन चेक कि लैंड प्रॉपर्टीज़ की है भी या नहीं। लेकिन कोई बंदा इस पर्पज से, यू कैन से दैट, एग्रीमेंट के अंदर आ रहा है कि उसका जो सोल पर्पज है दैट वाज टू डिस्कवर द ट्रूथ, तो उस केस में वो ये नहीं बोल सकता कि भाई तेरी तू तो फ्रॉड करता है, तो मिस फ्रॉड है या कोर्सन है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, इस कारण मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ रहा हूँ। नो, ये आपका तब अवेलेबल नहीं होगा ये राइट, ठीक है। यदि ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में यदि आप उस डिस्कवरी कर सकते हो उस चीज़ की, उस फैक्ट की, देन उस केस में आप इसको वॉइडेबल नहीं बना सकते। इट इज़ नॉट ए वॉइडेबल एग्रीमेंट, ठीक है।
अब इसने यही नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो की हुई है वो पैराग्राफ 2 की ही की गई है। यदि ए डिड, you can say did his consent, given his consent due to some factor, you can say that, या फिर ए ने ये किया है, कोर्सन किया है, फ्रॉड किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है बी के साथ, लेकिन बी के उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। बी सोचता है चल ठीक है भाई, कर दिया तो कर दिया, लेकिन मैं भी खुश हूँ, मेरी कंसेंट फ्री है, देन इट्स नॉट अवॉइडेबल, देन इट्स नॉट अवॉइडेबल। ठीक है, एग्रीमेंट ये अवॉइडेबल नहीं माना जाएगा। अब अभी देखो क्वेश्चन कौन से में था, 15 में, फ्रॉड 17 में, मिस रिप्रेजेंटेशन 18 में, तो 16 में क्या था, 16 में था अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इसको लेटर स्टेज में 19A क्लोज, यू कैन से सेक्शन 19A वाज एडिड इन 1899, मतलब 1872 में तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था। इसके लगभग कितने 17 साल के बाद ये अनड्यू इन्फ्लुएंस को सेक्शन 19A के तहत ऐड किया गया। इसमें भी यही लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। यदि पार्टी को ऐसा लगता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण मेरी कंसेंट ली गई थी, तो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट में बने रह सकते हैं, और इफ़ दे थिंक कि हमें से बाहर आना है तो दे कैन कम, राइट। अब नेक्स्ट देखो सेक्शन 20, एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ द पार्टीज। यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। अब देखो इसके एसेंशियल क्या है, दोनों पार्टी से मिस्टेक होती है किसी मैटर ऑफ फैक्ट के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैटर ऑफ फैक्ट। अब ये क्या हुआ, ये हमने सेक्शन 13 में भी डिस्कस किया था कि एक बंदा ए जिसके पास 2 गाड़ियां हैं, एक होंडा की है एक मारुति की है, उसको अपनी मारुति की कार को बेचना है, ठीक है। और तो ये इसको ए को, जो ए है ये बी को बोलता है विल यू परचेज माई कार, लेकिन बी को ये नहीं पता कि ये कौन सी कार बेच रहा है। बी को लगता है कि इसके पास दोनों कार हैं, और लेकिन मेरे को ये बी ऐसा इंटरप्रेट कर लेता है कि ये होंडा बेच रहा होगा, लेकिन इसको बी को भी होंडा ही चाहिए थी, ठीक है। बी वांट्स टू परचेज होंडा बट ए वांट्स टू सेल मारुति। तो इसका में जो मैटर है, ये मैटर ही अलग हो गया, इसको बेचनी है मारुति, इसको खरीदनी है होंडा, ठीक है। तो उस केस में ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अभी तक क्या था, वॉइडेबल था। वॉइडेबल किस किस केस में था, फ्रॉड, कोर्शन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और यू कैन से दैट मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इन चारों में 15, दिस इज 16, दिस इज 17, दिस इज 18। तो 15 से 18 तक सारे जो एग्रीमेंट हैं वो कैसे हैं, ये वॉइडेबल हैं। पार्टी की विल के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसकी भी कंसेंट ली गई है, ठीक है। और जो ये 20th में है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, सॉरी मैटर ऑफ फैक्ट है, यदि मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी है तो भी हमारा ये कैसा माना जाएगा, वॉइड। कब, जब दोनों पार्टीज की मिस्टेक हो फैक्ट की, ठीक है, कि मैं कुछ बेच रहा हूँ और सामने वाला कुछ अज्यूम कर रहा था कि इसके पास ही होगा, ठीक है। तो मतलब किस चीज़ की कमी है, कंसेंसस एट आइडम, ये प्रेजेंट नहीं है, जो हमने सेक्शन 13 में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यदि वैल्यू का मतलब, जैसे भी ये कार लेटेस्ट सपोज को मारुति ही बेचनी थी और इसको भी मारुति ही खरीदनी थी, ठीक है। तो ये बोलता है कि 10 लाख की दूंगा, और ये बोलता है नहीं 9 लाख की दूंगा, या ये कह दे भाई मैं तो 1 लाख में लूँगा। तो कहाँ 10 लाख, कहाँ 1 लाख, ना कुछ तो कंसिडरेशन है ही। मतलब एक को कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है अपनी कार के बदले, चाहे 1 लाख मिले, चाहे 1000 रुपये मिले, चाहे 1 रुपये मिले, मतलब ही इज़ गेटिंग समथिंग ना। तो कंसिडरेशन यदि कुछ भी है, हमने सेक्शन 25 में पढ़ा था, यदि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, जो बाकी एक नॉर्मल कंडीशन में मिलनी चाहिए, उसके बावजूद भी जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, तब हम भी सिर्फ एक चीज़ चेक करेंगे, जो भी देने वाला है, जो प्रोमिजर है, उसकी कंसेंट फ्री है या नहीं। यदि फ्री कंसेंट है तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से सेक्शन 25 के अंडर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, इट्स ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके सेक्शंस, इसके इलस्ट्रेशन चेक देखते हैं एक बार। और इसके इलस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है जुडिशियल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से। तो पहला देखो, एक शिप है, एक गुड्स शिप है जो इंग्लैंड से बॉम्बे आ रहा है, और इस शिप के अंदर जो भी गुड्स है, उस गुड्स का प्रॉमिस करता है ए पी को कि मैं तेरे को एक गुड्स दे दूंगा। और इनकी एक बार्गेनिंग डेज फिक्स किया कि हम 18 मार्च को हम बार्गेन करेंगे, एग्रीमेंट के अंदर आएंगे। लेकिन उससे एक दिन पहले 17 मार्च को शिप लॉस्ट हो गया पानी के अंदर, जो यहाँ पे भी आ रहा था, ये कुछ एक्सीडेंट हो गया एंड द शिप लॉस्ट। उस दौरान अब ये लिस्ट लॉस्ट हो गया, जो लॉस्ट की जो इन्फॉर्मेशन थी ना ए को है ना बी को है, मतलब बोथ आर अनअवेयर, ए और बी दोनों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उस केस में जो ये एग्रीमेंट है कैसा हो जाएगा, वॉइड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण दोनों पार्टियों को नहीं, इंपॉर्टेंट है दोनों पार्टी, ठीक है, दोनों पार्टियों को यदि इन्फॉर्मेशन नहीं है उस चीज़ की, तो ये कैसा एग्रीमेंट हो जाएगा, वॉइड। नेक्स्ट, अब ए को
ए ने घोड़ा बेचना है बी को, लेकिन जिस दिन ये बेच रहे हैं उस टाइम पे घोड़ा मर जाता है, या फिर उससे जस्ट बिफोर द बार्गेनिंग डे द हॉर्स डाइड और घोड़ा मर गया, तो ये एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? वॉइड, क्योंकि फैक्ट ही नहीं रहा। ठीक है। नेक्स्ट, कोई प्रॉपर्टी है ये, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए, लेकिन कंडीशन ये है कि यदि बी जिंदा है तभी ये ए की प्रॉपर्टी है, और ए चाहता है कि अपनी प्रॉपर्टी को सी को बेच दूं, लेकिन उस दौरान बी एक्सपायर हो गया, बी डाइज, बी मर गया। जैसे ही बी मरता तो इसको बेच नहीं सकता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसकी ए की कब तक है? जब तक बी जिंदा है। जैसे ही बी मर गया तो ये प्रॉपर्टी ए की भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए, और जो बी मरा है इसकी इन्फॉर्मेशन ना इसको है और ना इसको है, तो ये एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? वॉइड। मतलब सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि बोथ द पार्टी, दोनों पार्टीज को उस फैक्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं है, फैक्ट का अभाव है, फैक्ट की नॉलेज का अभाव है। ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यदि मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो सेक्शन 20 के अंडर वो क्या हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। यदि मिस्टेक ऑफ लॉ है, ऐसा कोई कानून जो भारत के अंदर इन्फोर्सेबल है और तब उसका मिस्टेक हो जाए, तब ये इलीगल चीज़ है, इट इज़ नॉट अवॉइडेबल। क्यों? क्योंकि इट हैज़ नो रेलिवेंस इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है। और नेक्स्ट, यदि ऐसा कोई कानून जो भारत में नहीं है फिर वो मिस्टेक ऑफ लॉ हो रहा है, तब क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यदि भारत में कानून नहीं है ना, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर ही आ जाएगा और वो हो जाएगा वॉइड। लेकिन जो मिस्टेक ऑफ लॉ हो रहा है तो उसकी कोई रेलिवेंस है ही नहीं, इट्स नॉट ए वॉइडेबल। एग्जाम्पल देखो, एक ए एक बी दोनों किसी आइटम का बिजनेस करते हैं, लेकिन जो बिजनेस है, जो आइटम है, दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, उसको हम बोलते हैं नॉट वॉइडेबल। क्यों? क्योंकि रेलिवेंस ही नहीं है आई इन द आई ऑफ लॉ, राइट। तो दो इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक ऑफ लॉ है तो क्या है? वो इलीगल चीज़ है। और मिस्टेक ऑफ लॉ कंडीशन ये है, यदि वो भारत में लॉ प्रिवेलिंग नहीं कर रहा, दैट लॉ इज़ नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और उससे वो क्या बन जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। 22 टॉक्स अबाउट यूनिलेटरल। अभी तक तो ये था ना, ए और बी दोनों को मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ना ए को पता कि मेरे को बेचनी ये है, और बी को ये पता कि ये कोई दूसरी कार बेच रहा है, तो दोनों की पार्टी के ऊपर यू कैन से दैट उस मैटर के ऊपर, जो मैटर है जिस चीज़ को हम बेच रहे हैं, कोई सर्टेनिटी नहीं थी। तो इस केस में क्या है, एक को पता है कि मेरे को क्या बेचना है, लेकिन सामने वाला को नहीं पता। ठीक है, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो यूनिलेटरल है, एक एंड पे है, तो उस टाइम पे ये वॉइडेबल नहीं माना जाएगा, इट विल बी ए वैलिड एग्रीमेंट। ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यदि एक एंड पे है तो ये यूनिलेटरल, जो यू कैन से मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो ये वॉइडेबल नहीं, इट्स ए वैलिड एग्रीमेंट। अब आप इसको सेक्शंस को पढ़ सकते हो। अभी देखो 19 में हमने वही बात की थी, ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन में, यदि उनको लगता है इफ़ ही थिंक्स फिट देन दे कैन कंटिन्यू। ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन हमने पढ़ा था कि भाई मिस रिप्रेजेंटेशन साइलेंस फ्रॉडुलेंट है, ये है, दिस इज़ नॉट अवॉइडेबल इफ़ कंसेंट ऑर्डिनरी डिलीजेंस के तहत यदि उसने ट्रुथ निकालने की कोशिश करी तो ये वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी थी कि ये फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट ऑफ टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी होम सच फ्रॉड वॉज प्रैक्टिस्ड नॉट टेंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब पढ़ लें, देख लेना इसको। नेक्स्ट 19 ए हमने पढ़ लिया था, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला ही था, वॉइडेबल एग्रीमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट इज 20 एग्रीमेंट वेयर बोथ पार्टीज, इंपॉर्टेंट था बोथ पार्टीज। ठीक है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सप्लेनेशन हमने देख ली थी, यदि वैल्यू का है तो भी वॉइड नहीं माना जाता, इनएडिक्वेट भी वैसे ही मानी जाएगी। ये तीन हमने इलस्ट्रेशंस पढ़ ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट थे जुडिशियल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट 21 एंड 22 भी ऐसी, ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय मिस्टेक, यदि ये मिस्टेक एज टू एनी लॉ फोर्स इन इंडिया, यदि मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ तो वॉइडेबल नहीं, क्योंकि वो इलीगल चीज़ है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई रेलिवेंस ही नहीं आई इन द आई ऑफ लॉ। बट ए मिस्टेक एज टू द लॉ इन नॉट इन फोर्स इन इंडिया, उसका मतलब क्या है, दैट है सेम इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो वो हो जाएगा क्या, वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट लास्ट हमने पढ़ा था सेक्शन 22 कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी, तो उस केस में ये वॉइडेबल नहीं है, ये वैलिड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम केस लॉ डिस्कस करेंगे हमारी फ्री कंसेंट से रिलेटेड।
थैंक यू वेरी मच।